हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। इन दिस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशियरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम शुरू करते हैं। तो लास्ट पेपर जो था उसमें से एक का कमेंट आया था कि भाई आप जो अपने आप में काम गलत होता है वो माला इन से नहीं होता बल्कि माला प्रोहिबिटा होता है, जो कि गूगल पे बता रहा है। तो भाई गूगल पे जो बताया है ये 100% आंसर सही है, वो माला इन से ही होता है। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि गूगल जो बता रहा है वही सत्य होता है, क्योंकि गूगल पे भी हम जैसे लोग ही, आप जैसे लोग ही वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी मिस्टेक मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी वीडियो का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है तो कमेंट कर दिया करो। जो भी हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है कई बार। ठीक है, और वो क्वेश्चन बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, कि जो काम अपने आप में गलत होता है वो उसकी लीगल टर्म होती है मालाइन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे कि जहां क वसीयत करता संपत्ति की वसीयत ग को करता है, यानी का है जो वसीयत, जो संपत्ति की वसीयत है वो गा को कर रहा है। कहता है कि और आशा करता है या अनुशंसा करता है या इच्छा करता है कि इसका प्रयोग ख के लाभ के लिए किया जाए। यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है? ख। तो ये कौन सा ट्रस्ट कहलाएगा? तो ये प्रार्थनात्मक ट्रस्ट कहलाएगा हमारा। कौन सा ट्रस्ट कहलाएगा? प्रार्थनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शब्द जो वैश्वासिक संबंध है, यानी जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, वो परिभाषित किया गया है। तो जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 2 के अंतर्गत, या फिर धारा 3 के अंतर्गत, या फिर 5 के अंतर्गत, या फिर परिभाषित नहीं किया गया इस एक्ट में। धारा जो 2 दे रखी है उसमें दे रखा है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट के बारे में। ठीक है, धारा 3 में दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में, यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज को हम डेफिनेशन क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, धारा 5 में क्या दे रखा है? धारा 5 कहती है हमारी ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसी में आती है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है, तो इसमें फिड्यूसरी रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो देखो, एवरी वैश्वासिक संबंध जो प्रत्येक होता है वो प्रत्येक ट्रस्ट होता है? तो ऐसा तो नहीं होता ना। न्यास एक वैश्वासिक संबंध नहीं है, न्यास एक वैश्वासिक संबंध ही होता है, ये भी गलत है। न्यास एक वैश्वासिक संबंध होता है, तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो ट्रस्ट होता है वो फिड्यूसरी रिलेशन होता है। ट्रस्ट अपने आप में ट्रस्ट होता है। मेरे को आप पे ट्रस्ट है तभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, समझ रहे हो? उसका बेनिफिशियरी चाहे मेरा कोई पर्सनल हो, चाहे मैं पब्लिक कर दूं, उसको किसी के भले के लिए कर दूं, कैसे भी कर दूं। ठीक है, जैसे कि मैं हूं अभी, मैं मानता हूं कि मुझे आप पे भरोसा है पूरा, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी देता हूं। और मेरे जो बच्चे माइनर हैं, मैं बोलता हूं कि इससे जो भी लाभ आएगा, जो भी इससे प्रॉफिट होगी ना प्रॉपर्टी से, वो मेरे बच्चे को दे देना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो आप यहाँ पे ट्रस्टी हो गए, मैं कौन हो गया? यहाँ पे ऑथर हो गया। बेनिफिशियरी कौन है? इसका लाभ कौन उठाएगा? मेरे बच्चे। मेरे बच्चे कौन हुए? बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये है। और ये कौन सा ट्रस्ट हुआ? ये प्राइवेट ट्रस्ट हुआ। अगर मैं वहीं पे अपने बच्चे की जगह बोलूँ कि जो प्रॉफिट निकले उसे गरीबों में बांट देना, या फिर उसका कोई मंदिर बनवा दो, या फिर अनाथालय, हॉस्पिटल कुछ भी बनवा दो, तो वो हो जाएगा पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन वैश्वासिक संबंध है? कौन वैश्वासिक संबंध है? तो देखो, न्यास और न्यास और हितग्राही तो दोनों ही होते हैं। और मतलब वैश्वासिक संबंध की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ट्रस्ट किस किस में होता है? तो न्यासी और हितग्राही में होता है, तभी तो वो अपनी प्रॉपर्टी देता है। और एजेंट और प्रिंसिपल में होता है, तभी उसका काम आगे चलता है। और जो मरीज और डॉक्टर, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब सभी जगह ज्यादा ही होता है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय, चैप्टर न्यास प्रकृति का कतिपय बाध्यताओं से संबंधित है? तो इसका जो चैप्टर 9 है वो बात करता है हमारा सर्टेन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, लेकिन चैप्टर 8 हमारा क्या कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट, एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में चैप्टर 8 हमारा बात करता है। अब चैप्टर 7 क्या कहता है? चैप्टर 7 बात करता है वैकेटिंग ऑफ ऑफिस, किसकी ऑफिस? ट्रस्टी की ऑफिस। ठीक है, और 6 क्या बात करता है हमारा? 6 बात करता है राइट एंड लाइबिलिटीज की, किसकी? बेनिफिशियरी की राइट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा हुआ था हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा
साम्य का जो प्राथमिक सिद्धांत होता है, प्राथमिक जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए ये साम्य एक तरह से होता है हमारे दिल की बात, मतलब जहाँ पे जो कस्टमरी लॉ होते हैं, जो स्टैट्यूट्स होते हैं, हमारे लॉ होते हैं, वो पूरी तरह से न्याय नहीं दे पाते, तो वहाँ पे जो साम्य होता है, जो साम्य होता है वहाँ पे जो प्राथमिक इसका स्रोत पूछा है तो वो क्या होता है? कंसाइंस यानी अंतःचेतना। यानी कि एक बार हम सोचते हैं कि दिमाग से सोचते हैं, सोचा होगा कि भाई दिमाग से सोच इसको, जब फैसला लियो कुछ। एक होता है दिल से आवाज आती है, जैसे कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा हो तो आपके मन से आवाज आएगी नहीं यार ये गलत कर रहा है, इसे रोकना चाहिए। तो वो जो आवाज आ रही है दैट इज कॉल्ड साम्य, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो अंदर से आवाज आ रही है ना, तो ये अंतःचेतना। साम्य का जो प्राथमिक सिद्धांत क्या होता है? अंतःचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साम्य शब्द कहाँ से? एक्विटस जो है व्युत्पन्न हुआ है वो रोमन से हुआ है, रोम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? जुडिकेचर अधिनियम 1873 है, पारित होने के पूर्व न्यायालयों की व्यवस्था थी। तो उससे पहले जो व्यवस्था थी वो कॉमन लॉ थे, कॉमन लॉ न्यायालय थे, चांसरी न्यायालय थे। चांसरी न्यायालय में जो सेक्रेटरी होता था वही चांसलर होता था। ठीक है, किंग का, ये समझ लो किंग के बाद सेकंड पोजीशन उसी की थी, वही जो है का वो मैटर्स को सुनता था। ठीक है, इक्विटी के लेवल पे चांसरी न्यायालय में। ठीक है, या फिर दोनों, तो ये दोनों ही थे उससे पहले। उसके बाद में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके बाद में हुआ है, जब से ये अधिनियम आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, लेकिन इसका एक और, जैसे कि कॉमन लॉ में जो आते थे मैटर्स, उसमें क्या होता था, जैसे कि मेरा, जैसे कि मान लो किसी का, किसी ने पैर तोड़ दिया। ठीक है, अब कॉमन लॉ क्या कहता है? कस्टमरी बेस पे ये चलता था। अब कॉमन लॉ कहता है उसको 2 साल की सजा दे दो। मान लेना कि 2 साल की सजा दे दो, मैं वहां से पढ़ के नहीं आया हूँ इंग्लिश लॉ को, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कह रहा है कि 2 साल की उसको सजा दे दो। उसको 2 साल की सजा दे दी जिसने पैर तोड़ा है। तो मेरा जिसने पैर तोड़ा है मुझे क्या फायदा मिला उससे? ये बताओ, मेरे को क्या एक्चुअल में न्याय मिला? मैं तो अब कमाने से भी रहा, कुछ भी करने से भी रहा, घूमने से रहा, तो मैं तो अभी तक पीड़ित हूँ, विक्टिम ही हूँ। तो मेरे को कुछ न्याय तो मिला नहीं, अगर माना जाए तो। तो ये जो चीज थी ना, लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, इसीलिए यहाँ से जो मैटर जाने लगे, अपील जाने लगी किंग के पास। राजा है तो किंग है, अगर वो लेडीज है तो क्वीन होगी। ठीक है, तो किंग या क्वीन के पास जाने लगे, तो उसके पास मैटर इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो रिट जारी करने लगा। किसको? जो चांसरी होती थी ना, उसमें सेक्रेटरी होता था चांसलर, उसको उसने हैंडल करने के लिए रिट जारी कर दी कि आप इन मैटर्स को देखो कंसेंस के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे? इक्विटी के बेस पे। मतलब एक्चुअल में उनको न्याय देना है, ये नहीं देखना है जैसे कि मान लो मैं 2 रोटी खाता हूँ, आप 1 खाते हो और कोई 4 खाता है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि लॉ तो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, है ना? यही तो होता है, लॉ तो इक्वली ट्रीट करेगा सबको, 2-2 दे दो या 1-1 दे दो या 4-4 दे दो। 4-4 दोगे तो जो 2 खाता है वो 2 फेंक देगा, है ना? अगर 2-2 दोगे तो वो 4 खाता है वो भूखा रह जाएगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पे इक्विटी का लेवल होता है कि भाई जिसको जितनी जरूरत है उतना दो उसको। अब इक्विटी, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि इक्विटी है क्या। इक्विटी होती है जो दिल से आवाज निकलती है कि क्या एक्चुअल में सही होना चाहिए। जो कानून कहता है वो अलग है और जो इक्विटी है वो अलग है। समझ रहे हो? तो चलो आगे चलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो इक्विटी है और वो कानून है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कानून, इन दोनों में कुछ मतभेद चलता है कि या तो इक्विटी लागू होगी या फिर कानून लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस न्यायालय को साम्य लागू करने का क्षेत्राधिकार है? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। कॉमन लॉ से जाते थे कहाँ पे? किंग के पास में। किंग किसको भेजता था? चांसरी में। चांसरी में कौन हैंडल करते थे? चांसलर। समझ में आ गया? चांसलर। तो साम्य लागू करने का क्षेत्राधिकार किसके पास था? चांसरी न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? रोमन सिद्धांत के अनुसार, रोमन सिद्धांत के अनुसार जो साम्य है वो किसका समूह है? जो साम्य किसका समूह है? तो साम्य मोरल्स का समूह है, यानी नैतिकता के सिद्धांतों का समूह है। ठीक है, मोरल क्या होता है? जो अंदर से आवाज आती है हमारी, जो सोसाइटी के प्रति होता है। ठीक है, जो अंदर से आवाज आती है मोरल, राजनीति की या धर्म से संबंधित नहीं होता, ना विधि से संबंधित होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? साम्य के नियम किस मामलों में लागू होते हैं? तो
उपचार देने के लिए जहाँ कॉमन लॉ उपचार नहीं देता है, तो देखो मैंने बताया था कि कॉमन लॉ में जो लोग जाते थे उनको उपचार नहीं मिल पाता था एक्चुअल में। वो सोचते थे भाई सजा उसको तो दे दी, लेकिन मेरा पैर टूट गया, मेरे को क्या मिला उससे, मेरे को कंपनसेशन मिलना चाहिए, है ना, या फिर मेरा इलाज करवाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। समझ रहे हो, यहाँ पे माइंड लेवल पे जाना, दिल लेवल पे जाना, एक तरह से सोच के देखना इस चीज को। तो जहाँ पे हमको जो कॉमन लॉ है उपचार नहीं देता था, तभी तो हम जाते थे। पर्याप्त उपचार के लिए, मतलब सही उपचार हमको मिल जाए, तभी तो हम, जो कॉमन लॉ को अपर्याप्त उपचार देता था वो, यानी उसको तो सजा दे रहा है वो 2 साल की, लेकिन हमें कुछ नहीं दिलवा रहा। समझ रहे हो, तो ये दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए हुआ है। भरपूर से मतलब है यहाँ पे फुलफिल करने के लिए। इक्विटी केम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट फुलफिल कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को फुलफिल करने के लिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ये किसने बोला है, मैटलैंड ने। किसने बोला है, मैटलैंड ने। ये ऑप्शन इज करेक्ट। मैटलैंड ने क्या बोला है कि इक्विटी केम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट फुलफिल द कॉमन लॉ। जो कॉमन लॉ है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है इक्विटी। ये नहीं कह रही है कि उसको 2 साल की सजा दे दी है, या उसको हटाई दो फिर सजा मत दो, इसको उपचार दे दिया तो उसको सजा के दो। ऐसा नहीं है, सजा भी मिलेगी उसको 2 साल की, और मेरा पैर के इलाज के लिए पैसा भी मिलेगा। ये होती है इक्विटी, ये समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्या कहता है, यह कथन किसने कहा कि न्याय साम्य का केंद्र बिंदु तथा मूल है। ये किसने बोला कि न्याय, वो न्यास जो है वो साम्य का केंद्र बिंदु या मूल है। तो ये हैनबरी ने बोला था। किसने बोला था, हैनबरी ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक साम्य के पिता। आधुनिक साम्य के पिता कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक उसके पिता कौन है। तो आधुनिक उसके पिता है हमारे लॉर्ड नॉटिंघम। लॉर्ड नॉटिंघम, ठीक है, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह कथन किसने कहा कि साम्य विधि के पूरक के रूप में कार्य करती है और प्रचलित कानून का स्थान नहीं लेती। प्रचलित कानून का, इस पे एक मैक्सिम भी है कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी फॉलोज द लॉ। तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी एज अ वर्क ऑफ सप्लीमेंट, जो कानून के सप्लीमेंट की तरह काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि उसको सुपरसीड करे या प्रिवील कर दे लॉ को। ठीक है, तो ये किसने बोला है, ये हैनबरी ने बोला है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साम्य के उपचार को लागू करती है। साम्य के उपचार को लागू करती है, क्या लागू करती है, विधिक उपचार के अनुपूरक के रूप में, यानी एज सप्लीमेंट्री टू लीगल रेमेडी, एज कॉन्ट्राडिक्टरी टू लीगल। तो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है उसमें, मैं आपको पहले भी बताया था, एज अ सप्लीमेंट्री ये यूज करती है लीगल रेमेडी को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी होती है तो लॉ को प्रवेल कर देती है इक्विटी। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैटर है कि अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के मामले में, जो कि 1615 का है, यह अब निर्धारित किया गया कि जब कॉमन विधि तथा साम्य के बीच विरोधाभास होगा, जब इन दोनों के बीच विरोधाभास हो जाएगा, यानी एक दूसरे सामने, मतलब एक ही चीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा वहां पे, चाहे इक्विटी को चाहे कानून को। ठीक है, जो बना हुआ है, तो किसको हम फॉलो करेंगे, तो इक्विटी हमारी प्रवेल कर देगी लॉ को। ठीक है, इक्विटी सेल प्रवेल कर देगी। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमने मैक्सिमा भी देखी भी थी। तो साम्य न्यायालय में मांगी जा सकती है, साम्य न्यायालय में क्या मांगी जा सकती है, अधिकार के रूप में, या फिर न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन, या विधि में देरी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चांसरी न्यायालय को के रूप में भी जाना जाता है। चांसरी न्यायालय को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कोर्ट ऑफ कंसाइंस, यानी कि जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंतःकरण का न्यायालय, जो अंदर से आवाज आती है ना, वो चांसरी न्यायालय में चलती है। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि अलग से कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जहां साम्य समान है, मतलब जो इक्विटी है जो सेम लेवल पे है, वेयर देयर इज इक्वल इक्विटी देयर, तो लॉ शैल प्रिवेल। मतलब अगर बराबर का मामला हो रहा है दोनों में, तो लॉ
प्रवेल करेगा। ठीक है, किसकी मात्रा वहां पे मानी जाएगी? तो विधि की प्रबलता होती है वहां पे अगर बराबर लेवल पे है तो। ठीक है, वरना इक्विटी जो है प्रवेल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो साम्य मांगता है उसे स्वयं भी साम्य बरतना चाहिए, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूं तो मैंने आपको पैसे दे दिए कुछ, ठीक है, फिर मैंने कोई वादा दे दिया कि मैं उस तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं देता हूं, आपने वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच दी, मैं पहुंच गया कोर्ट में कि इसको मेरे को प्रॉपर्टी दिलवाओ, तो मेरा इंटेंट तो था, लेकिन अब इक्विटी के बेस पे वो न्यायालय क्या करेगा कि ये बोलेगा कि इससे ये तो पता करो कि ये पैसे उस तारीख को क्यों नहीं दे पाया। अगर मैं वहां पे ये बोल दूं कि मैं पैसे नहीं दे पाया, ये रीजन था, तो वो डेट को बढ़ा देंगे। अगर मैं खुद वहां पे ये सोचूं कि इतने ही पैसे में मेरे को मिल जाती, तो मैं खुद इक्विटी नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो, मैं वहां पे खुद इक्विटी नहीं कर रहा हूं तो मेरे को कैसे मिल जाएगी वो। तो इसमें क्या होगा, निर्वाचन का सिद्धांत होगा, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल होगा, या डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ होगा, तो कुछ भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्य कार्य करती है, साम्य कैसे कार्य करती है, सर्वबंधी, व्यक्तिबंधी, या फिर, तो साम्य कैसे काम करती है, पर्सोनम, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। देखो इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लीगल मैक्सिम आएंगी वो इंग्लिश में आएंगी, हिंदी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, रेम में मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्सोनम, बी ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट। देखो ये मैक्सिम है, इसमें कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है आपको। इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट देन टू द फॉर्म। ठीक है, वो इंटेंट देखती है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मान लो 50 लाख की, मैंने 49 लाख आपको दे दिए, 1 लाख में भाई वो डेट मैंने आपको दे दी, उस डेट पे मैं नहीं दे पाया, तो इसका मतलब कोर्ट ये देखेगी मेरा इंटेंशन तो है उसको लेने के लिए, मैं वो जो 1 लाख नहीं दे पाया हूं वो क्यों नहीं दे पाया हूं, समझ रहे हो। तो इक्विटी जो है इंटेंट को देखती है, सॉरी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो इक्विटी इज सप्लीमेंट्री टू, सप्लीमेंट्री किसकी होती है, मेरे को बताओ जल्दी। इक्विटी सप्लीमेंट्री किसकी होती है, अभी अभी हमने देखा था, इक्विटी सप्लीमेंट्री टू लॉ, किसकी, लॉ। इंग्लिश में पढ़ोगे जो टर्म्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं या मैक्सिम्स हैं, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब जो इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि साम्यपूर्ण हित है, इक्विटेबल इंटरेस्ट जो है व्यक्तिबंधी होता है या सर्वबंधी होता है, यानी राइट इन रेम या राइट इन पर्सोनम, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट दोनों होते हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि भारतीय प्रतिनिधित्व, सॉरी, इक्विटेबल रेमेडी अंडर इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, तो इसमें तो कोई व्यादेश भी है, घोषणात्मक आज्ञप्ति भी है, विलेख का परिशोधन भी है, तो यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्वलिटी इज इक्विटी, इक्वलिटी इज इक्विटी में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, ये जो मैक्सिम है एक, मैंने बोला ना मैक्सिम पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे आपको, ये नहीं कि कुछ भी रटना पड़ेगा अलग से। अगर आपको ये पता होगा ये मैक्सिम है, इक्विटी इज इक्विटी, तो इक्विटी डिलाइट्स इक्वलिटी, इक्विटी डिलाइट्स इक्वलिटी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि डिफीट्स इक्विटी, तो ये भी एक मैक्सिम है, मैक्सिम कौन सी है, डिले डिफीट्स इक्विटी। अब देखो कोई पोस्ट निकली है, मान लो आप अगर जज बनने वाले हो, तो जुडिशरी की मान लो पोस्ट है, उसकी डेट है लास्ट 24 तारीख, समझ लेना, अज्यूम करना कि 24 तारीख लास्ट डेट है, तो आपको मान लो 1 महीना मिला है, तो 24 तारीख तक आपको वो फॉर्म फिल कर देना है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम में बैठने के लिए। अब आप क्या करते हो, 24 तारीख को ही वहां पे बैठते हो ऑनलाइन करने के लिए, अपना फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन उस दिन हो जाती है जो है साइट बहुत ज़्यादा डाउन चलती है, तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता, आप पहुंच जाते हो कोर्ट में कि भाई मेरा नहीं हो पाया, तो मेरे को चाहिए इक्विटी। तो वहाँ कोर्ट क्या बोलेगा कि डिले आपने की है,
1 महीने का टाइम मिला है जब से आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो जब अपने अधिकारों पे आप सो रहे हो तो सो ही जाओ, अब आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिले डिफीट्स इक्विटी, यहाँ पे ये नियम लागू होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंग्लिश लॉ एस्टेट इंक्लूड्स, एस्टेट, एस्टेट क्या होती है, संपत्ति। संपत्ति में लीगल संपत्ति तो हमारी आती है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इक्विटेबल एस्टेट भी आ जाती है, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जहां साम्य समान क्रम, जहां, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम सेल प्रवेल, क्या सेल प्रवेल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिम है, तो यहाँ पे किसको प्रबलता दी जाएगी, तो यहाँ पे प्रबलता दी जाएगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट इन टाइम बोला गया है, अगर द फर्स्ट इन टाइम सेल प्रवेल, तो सेल प्रवेल क्या हो जाएगा, जो प्रायोरिटी है उसको दिया जाएगा, ठीक है। जो प्रायोरिटी है हमारी, अगर इक्वल, जो इक्विटी है हमारी इक्वल होती है एट द फर्स्ट टाइम इन सेल प्रवेल द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये सेकंड पार्ट में करते हैं यहाँ पे, या फिर यहीं से करें शुरू, चलो सेकंड पार्ट से करते हैं। 30 क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो ठीक है। तो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।